वेलकम एवरीबॉडी। आप सभी का भूगोल के इस व्याख्यान में स्वागत है। तो आज के इस व्याख्यान में हम देखेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, उसके बाद के चरणों के अंतर्गत पृथ्वी की आयु के संदर्भ में भूगर्भी समय मापनी जियोलॉजिकल टाइम स्केल कि जैसे ही पृथ्वी नामक ग्रह बना तो धीरे धीरे आप सभी जानते हैं कि वो शुरू में बहुत गर्म रहा, उसके बाद वो धीरे धीरे वार्म वार्म हुआ, उसके बाद धीरे धीरे वो सामान्य टेम्परेचर में आया, ठंडी हुई, और उसका एक स्टेज ऐसा भी आता है कि जब पूरी पृथ्वी पर हिम की चादर जम गई। ये एक चक्रीय क्रम में होते रहने वाला प्रोसेस है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति को आज से लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है, लेकिन इस अनुमान के लिए कोई परफेक्ट या निश्चित आधार नहीं है। इसलिए जो विभिन्न विद्वान हैं उनमें पर्याप्त उनके मतों में मतभेद मिलता है, मगर अब तक की विभिन्न गणनाओं के आधार जो रहे हैं वो शैल चट्टान, शैल माने चट्टान, चट्टानों की बनावट और जीवाश्म फॉसिल्स रहे हैं। जीवाश्म का सामान्य आशय है कि कोई सा भी जीव, चाहे वनस्पति हो चाहे जीव हो, वो पत्थरों के बीच में दब जाता है और वो एज इट इज़ सुरक्षित रह जाता है उसके अध्ययन के आधार पर। भूवैज्ञानिक कल्पों, जिसको जियोलॉजिकल ईरा कहा जाता है, का आधार शैल का जो विभिन्न स्तर है वो रहा है। कुछ कल्पों का जो नाम है वो स्थान विशेष के आधार पर रखा गया है, जहाँ की एक विशेष प्रकार के सतह का अनुमान हो सके, किंतु अंतिम पृथ्वी की आयु का जो शुरू का 1.5 अरब साल है उसका जो अनुमान है वो उसका कोई परफेक्ट आधार नहीं है। लेकिन अंतिम के जो 50 करोड़ साल हैं उसका जो अनुमान है वो विभिन्न तथ्यों पे निर्भर है, बिल्कुल परफेक्ट है। इस तरह से सृष्टि के इतिहास को, इस पृथ्वी के इतिहास को, प्राचीन इतिहास को 4 महाकल्पों और 14 कल्पों में विभक्त किया गया है, जिसके संदर्भ में हम लोग आज के इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे। तो सबसे जो पहले आता है उसे कहा जाता है आद्य महाकल्प, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं आर्कियन महाकल्प। जैसा कि आप देख रहे हैं ये आद्य महाकल्प है और इसके अंतर्गत ये जो आर्कियन है इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो महाकल्प है वो पृथ्वी के उत्पत्ति से 1.5 अरब वर्ष तक माना जाता है। सृष्टि के इतिहास का या इस पृथ्वी के इतिहास का ये सबसे प्राचीन और जानकारी में आने वाला महाकल्प है। इस महाकल्प की जो चट्टानें हैं वो सबसे पुरानी हैं। ये पृथ्वी की आधारशिला है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में इस महाकल्प की जो चट्टानें हैं वो स्थित है, जो दिखाई नहीं देती है। ये देखा गया है कि इस कल्प की जो शैल है उसमें किसी भी प्रकार के जीवन का कोई, चाहे वनस्पति के जीवन का हो चाहे जीव के जीवन का हो, कोई प्रमाण नहीं मिलता है। इससे ये कल्पना की जाती है कि उस समय की जो जलवायु थी वो भयंकर रही होगी, भूकंप और ज्वालामुखी के घटनाओं की अधिकता रही होगी, जिसके कारण जीवन असंभव था। कुछ विद्वानों का कहना है कि वायुमंडल में जो वाष्प स्थित था उसका अधिकांश भाग जल में चेंज होके धरातल के नीचे भाग में चले गया और इसके कारण ही सागरों की उत्पत्ति हुई।
जल सोखने वाले स्पंज और समुद्री वनस्पति का जीवाश्म जो भारत की अरावली और धारवाड़ की शैलें हैं वो इसी महाकल्प की बनी मानी जाती है। इसके बाद जो क्रम है वो आता है पैलियोजोइक का। ये जो महाकल्प है पैलियोजोइक महाकल्प, ये 1.5 अरब वर्ष से प्रारंभ होके 23 करोड़ वर्ष तक लगातार चलता है। इस महाकल्प में ये माना गया है कि जीव तथा वनस्पति का उद्भव हुआ या उस समय ये दिखाई दी या बनी, प्रादुर्भाव हुआ। इसमें इस काल की जो चट्टान है उसमें ख़ास तौर पे बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। इस महाकल्प के अंतिम चरण में जल और स्थल के वितरण तथा जलवायु संबंधी बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन हुए और नवीन पर्वतों का निर्माण और भयंकर ज्वालामुखियों का विस्फोट होना इस कल्प की घटनाएं हैं। जो कार्बोनिफेरस कल्प है, कार्बोनिफेरस जो कल्प है ये वाला, इसमें इसके अंत में अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं उसमें पूरी बर्फ़ की चादर छा गई। और ये जो कल्प है वो जब समाप्त हो रहा था, ये महायुग समाप्त हो रहा था, तो फिर मरुस्थल की दशाएं फैलने लगी। इन परिवर्तनों के कारण जीवों की पुरानी जो जातियां थी वो नष्ट हो गई और पृथ्वी का रंगमंच जो पृथ्वी है वो प्रगतिशील जातियों के जन्म के लिए बिल्कुल तैयार रहने लगा। इस महाकल्प को, इस पैलियोजोइक महाकल्प को 6 अलग अलग छोटे छोटे पीरियड्स में, शकों में बांटा गया है, जिनके अंतर्गत जो सबसे पहला है उसको कहते हैं कैम्ब्रियन कल्प। ये कैम्ब्रियन कल्प, इस समय की जो चट्टानें हैं उसमें चूने के पत्थर पाए जाते हैं, लाइमस्टोन, बलुए की पत्थर उसके ऊपर मिलती है, सेल्स पाई जाती है। और इसी काल में जीव तथा पौधे, जीव और जो पौधे हैं वो केवल समुद्रों तक ही सीमित थे, वो जो लैंड का भाग है या स्थल है उसमें नहीं आए थे। इस प्रकार की जो सेल है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और स्कॉटलैंड, वेल्स में पाई जाती है। इसके बाद जो आता है वो है आर्डोविशियन कल्प। ये जो सेकंड नंबर इसमें दिया गया है आर्डोविशियन कल्प, ये आर्डोविशियन कल्प, इसमें इस समय समुद्र का जो प्रकोप है वो स्थलखंड में बढ़ने लगा। जो बर्फ़ थी वो पिघलने लगी और जो पानी के कारण स्थलखंड में सागरों का विस्तार हो गया और बहुत बड़ा भाग जलमग्न हो गया। नॉर्थ अमेरिका आप जैसे जानते हैं, उत्तरी अमेरिका, उसका आधा भाग जल में डूब गया। जीव जंतुओं का विकास इसी समय बहुत हुआ। पहले रीढ़ वाले जीव इसी काल में दिखाई देने लगे और जो धरातली उथल पुथल है उसके कारण पर्वत निर्माणकारी हलचल हुई और अपलेशियन पर्वतमाला का निर्माण हुआ। औषधि सेल की रचना इसी समय से प्रारंभ हुई। इसके बाद आता है सिलूरियन कल्प। सिलूरियन जो कल्प है उसमें स्थल पर थोड़ी सी वनस्पति पाई गई और समुद्रों में मछलियां पाई जाने लगी और बहुत हाई क्लास बिना रीढ़ के हड्डी वाले जीव जंतु बहुत ज़्यादा हो गए। श्वास लेने वाले जीव जंतुओं का उदय हुआ सिलूरियन कल्प में। इस कल्प में जो वनस्पति थी
इस कल्प में उसमें पत्ते नहीं पाए जाते थे। इसके बाद आता है डिवोनियन कल्प, डिवोनियन एज। डिवोनियन एज में जो समुद्र है वो स्थल की ओर बढ़ा। इस समय मुख्य जीव जंतु प्रधानतः जो प्रायः जल में रहने वाले थे। इस समय के जो चट्टान हैं उसमें मछलियों के अवशेष सभी और जो पुराने युग हैं उनसे ज़्यादा मिलते हैं, मछलियों की मात्रा ज़्यादा थी। और इस समय की खासियत है कि जो स्थल है उसमें 10 मीटर से भी ऊंची वनस्पतियां उगती थी। 10 मीटर आप कल्पना करिएगा। इसके बाद अगला जो पांचवा है वो है कार्बोनीफेरस एज। कार्बोनीफेरस एज का आशय है कि कार्बोनीफेरस मतलब कोयला, कोयला का एज। ये बात आप याद रखिएगा, कार्बोनीफेरस का मतलब है कोयला एज। और कोयला कौन सा? जो धरातल के अंदर दबा है, जैसे आप जानते हैं कि खोद के निकाला जाता है माइनिंग करके। तो पृथ्वी में कोयले की परत बनी और उसका कारण है कि इस समय जो जलवायु है वो बहुत गर्म और एकदम तर थी, जिससे दलदल बन गए और वृक्षों की उत्पत्ति हुई। सदाबहार वन वो धरातल में विकसित हुए। और जब सदाबहार वन धरातल पर विकसित हुए तो सामुद्रिक उथल पुथल, अपर्दन के कारण या पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण ये जो पूरे जंगल हैं वो मिट्टी में दब गए, लगातार दबते रहे। और दबाव के कारण जब वो नीचे जाते गए तो दाब और ताप की जो क्रिया होती है उससे वो जो जंगल दबा था पृथ्वी में वो कोयले में बदल गया। इस समय का एक और ख़ास विशेषता है कि समुद्र उथले हो रहे थे। कुछ जीव जंतुओं को स्थल भाग में, जो समुद्री जीव हैं उनको स्थल भाग में भी रहने का अभ्यास करना पड़ा। इस कारण इस समय जल और थल दोनों में रहने वाले जीव जंतु उत्पन्न हुए। और आखिरी है ये जो आप देख रहे हैं, आखिरी वो है पर्मियन कल्प। इस कल्प में जल और थल में रहने वाले जीव जंतुओं की अधिक संख्या में उत्पन्न हुए और रेंगने वाले जीव जंतु भी दिखाई देने लगे। जलवायु शुष्क, थोड़ा सा गर्म होती गई, तापमान में वृद्धि होने लगा। अगले क्रम में हम अध्ययन करेंगे या समझने का प्रयास करेंगे। इस कल्प को कहा जाता है मेसोजोइक कल्प। मेसोजोइक कल्प ये महाकल्प है, मेसोजोइक, या इसको हिंदी में मध्यजीवी महाकल्प कहा जाता है। ये जो महाकल्प है, ये पहले वाला जो आपको बताया गया पुराजीवी महाकल्प, उसके बाद 7 करोड़ वर्ष पूर्व तक माना जाता है। ये वर्तमान और प्राचीन जो जीवन है उसके बीच का समय को संकेत करता है। इसमें फल वाले वृक्ष और चिड़िया उत्पन्न हुई। ये बात सिंबॉलिक आप याद रखिएगा कि जैसे ही इस काल का नाम आए मेसोजोइक काल का, तो इसमें आप ये मानिए कि फल और चिड़िया बनी। धरती पर जो उत्पन्न होने वाले जीव हैं उनमें सबसे भयानक, विशाल और विचित्र जानवर डिप्लोडोकस इसी महाकल्प में जन्म लिया था। और वो डिप्लोडोकस कैसा था ये जानिएगा। उसकी गर्दन बहुत लंबी थी, पूंछ बहुत लंबा था। ये जो जानवर है वो 28 मीटर लंबा था। आप कल्पना करिए कितना बड़ा रहा होगा। और 9 मीटर इसकी ऊंचाई थी। इसका भार 40 से 50 मीट्रिक टन था। 1 मीट्रिक टन मतलब 10 क्विंटल होता है, आप कल्पना कर लीजिएगा। ये जीव इतना भारी जीव चलेगा फिरेगा कैसे? चल फिर नहीं सकता। इस जीव की बुद्धि नहीं थी। ये बहुत ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाया। वो एडॉप्ट या समायोजन नहीं कर पाया जलवायु और इस स्थिति के कारण। इसको 3 अलग अलग शकों में बांटा गया है, ट्राइएसिक, जूरेसिक और क्रिटेशियस। बहुत इंटरेस्टिंग है। ट्राइएसिक कल्प जो है उसमें
ट्राइएसिक कल्प में जीवन की कठोरतम ये परीक्षा का कारण रहा। जलवायु गर्म होने के कारण वातावरण की उष्णता बहुत बढ़ गई, जिससे अधिकांश जो जीवन था वो समाप्त हो गया। इसी समय बहुत नीचे श्रेणी के स्तनपोषी जीवों का थोड़ा सा विकास हुआ था। वेगनर के मतानुसार, आप आगे चल के पढ़ेंगे वेगनर का थ्योरी, तब आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। वेगनर के हिसाब से गोंडवाना महाद्वीप दक्षिण ध्रुव के समीप स्थित था। कालांतर में छिन्न भिन्न होकर इसके टुकड़े हो गए और ये सब जो खिसके वो वर्तमान में दक्षिण भारत जो गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड टूट गया। नीचे का भाग जो था, आप वेगनर के थ्योरी में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। तो गोंडवाना लैंड जब टूटा तो वो साउथ इंडिया जो दक्षिण भारत है, प्रायद्वीपीय भारत है, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के भाग के रूप में अलग अलग हो गया। इस युग में पृथ्वी की हलचल रही तथा भूकंप आते रहे। इस कल्प के आखिरी में जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है, वो आर्द्रतर हो गई, मतलब वर्षा वगैरह होनी चालू हुई। दूसरे क्रम में आते हैं जुरासिक एज या कल्प। जुरासिक के नाम से आपको स्पष्ट है कि आप फिल्म देखे होंगे हॉलीवुड का जुरासिक पार्क, 2-3 जो पार्ट में हैं। एक बार नहीं देखे हैं तो एक बार उसको देखिएगा। और इस एज का नाम हुआ है जुरासिक इसलिए क्योंकि इसमें डायनासोर जैसे जीव पाए जाते हैं। इस समय बड़े आकार के जानवरों की संख्या अत्यधिक बढ़ गई। जुरासिक एज की बात कर रहे हैं। बड़े आकार वाले जानवरों की संख्या बढ़ गई। ये बहुत विशाल थे, लेकिन ये शाकाहारी थे और इनमें दिमाग कम था। इन जीवों में बहुत गर्मी और सूखेपन में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई और इसके कारण टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो बड़े बड़े जो जीव हैं वो धीरे धीरे मरने लगे या उनका लोप होने लगा। इस जाति का एकमात्र अवशेष स्फेनोडर छिपकली अभी भी न्यूजीलैंड में पाई जाती है। इस छिपकली में एक तीसरा नेत्र होता है। सामान्य छिपकली में 2 नेत्र होता है, तो इस छिपकली में तीसरा नेत्र भी होता है। भारत की राजमहल और सिलहट जो पहाड़ियाँ हैं उनकी रचना इसी समय हुई। आगे चलते हैं क्रिटेशियस एज। ये क्रिटेशियस एज, इस कल्प में भारत में भी समुद्रों का अतिक्रमण हुआ। इसका अगर आप चिन्ह देखना चाहते हैं तो कोरोमंडल के तट और जो तिरुचिरापल्ली है उसके आसपास आपको दिखेगा। मध्य प्रदेश में ग्वालियर, गुजरात के वाधवान नगर में, महाराष्ट्र का जो लावा क्षेत्र है वो इस क्रिटेशियस एज के जीवाश्म वहाँ के चट्टानों में मिलते हैं। ये अनुमान लगाया जाता है कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, दक्षिण भारत है, वहाँ का जो लावा का पठार है जो 6,40,000 वर्ग किलोमीटर भूमि में फैला हुआ है, वो इसी कल्प की मानी जाती है, इसी समय की क्रिटेशियस काल की। क्रिटेशियस काल को अगर आपको याद रखना है तो एक इसका तरीका ये है कि इस काल में पृथ्वी में ज्वालामुखी का उद्भेदन बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ तथा ज्वालामुखी से निर्मित लावा के बड़े बड़े पठार बने। इस शैल की चट्टानों में मछली, मेढक और कछुआ और कुछ पेड़ पौधों के जीवाश्म या अवशेष मिलते हैं। मछली और स्तनपोषी जो जंतु है इनका प्रादुर्भाव या जो प्रकटीकरण है इस समय हो गया। आगे बात करते हैं सीनोजोइक कल्प, या इसको हिंदी में नवजीव महाकल्प कहा जाता है। इसके बारे में बात करते हैं। इस महाकल्प को 4 पीरियड में बांटा गया: इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन में। ये जो नवजीवी महाकल्प है, जो ये सीनोजोइक या नवजीवी महाकल्प है, ये सबसे नया महाकल्प है
और जो भूगोलवेत्ता हैं उनका एक अंदाज़ा है कि ये महाकल्प आज से 7 करोड़ वर्ष इसका प्रारंभ हुआ। जो प्राचीन नवजीवी कल्प है, इसके ये जब प्रारंभ हुआ तो शुरू में बहुत जो जलवायु थी बहुत गर्म था, उष्णता थी। धीरे धीरे वो ठंडी होने लगी और जलवायु ठंडी हो गई। जैसे ही जलवायु ठंडी हुई तो जितने ये डायनासोर जैसे बड़े बड़े जीव थे वो उससे तालमेल नहीं बैठा सके। जो बड़े जीव थे वो जीवन का जो संघर्ष हुआ उसके कारण वो नष्ट हो गए। उस जलवायु में वो अपना सामंजस्य नहीं बिठा पाए। इन जानवरों में एक खास जानवर था जो लंबा तेज दांत वाला चीता था। विशाल दांत होने के कारण, बड़ा दांत होने के कारण वो कुछ खा नहीं सकता था और अपना मुंह भी बंद नहीं कर सकता था। धीरे धीरे उसका विनाश हो गया। बंदरों के समान बहुत विशाल जीव जो कुछ भारत में रहते थे वो भी नष्ट हो गए, लुप्त हो गए। इस काल की एक खासियत है कि इस काल में पर्वत निर्माण संबंधी जो घटनाएं हुई है, हिमालय, आल्पास आदि पर्वतों का निर्माण हुआ। रॉकी पर्वत अमेरिका में बना, वो इसी काल का है। एक कल्पना की जाती है, बहुत ज़्यादा साक्ष्य तो नहीं है, इसी काल में जावा मानव के होने का अनुमान लगाया जाता है। और यही वो समय है जब मनुष्य ने आग का पता लगाया या आग का आविष्कार किया। इस युग में स्तनपायी जानवर, फूल वाले पौधों का काफ़ी विकास हुआ। ये सारे छोटे छोटे वो ग्रुप से संबंधित थे। दूसरा आता है इसका जो नवीन नवजीवी कल्प है, ये पिछले 10 लाख साल से चल रहा है। इस कल्प में पृथ्वी के धरातल का एक बहुत बड़ा भाग हिमाच्छादित हो गया, उसमें पूरे हिम जम गए। ये जो प्रस्तर युगीन मानव हैं, उसके इसी युग में होने का अनुमान किया जाता है। जीव जंतु के जो शरीर हैं उनमें बहुत मात्रा में बहुत भारी परिवर्तन हुआ। जो बड़े बड़े जीव थे, दैत्याकार जीव थे, वो इस एज में वो मर गए। और जो छोटे जीव थे वो बचे रहे सुरक्षा के लिए। जो जानवर के शरीर हैं वो धीरे धीरे छोटा होता गया और हड्डियां भी छोटी हो गई। जो पक्षी है उनका इस काल में पूरा विकास हुआ। इस युग की जो शैल है, जो चट्टान हैं, उनमें हाथी, घोड़ा और ऊँट का जो फॉसिल्स है, जीवाश्म है, वो मिलते हैं। बंदर का जो जीवाश्म है एक्चुअली में वो 4 करोड़ वर्ष पुराना जो शैल है उसमें मिलता है। और जो वन मानुष कहते हैं हम लोग, जो जहाँ तक ये प्रारंभिक मनुष्य है, वो 10 लाख साल जो पुरानी चट्टानें हैं उसमें मिलता है वो वन मानुष का। और जो सामान्य मनुष्य है उसका जो जीवाश्म है वो 1 लाख वर्ष पुरानी शैलों में मिलते हैं। इस युग में काफ़ी सारी कठिनाई रही और कठिनाई के साथ ही जो मनुष्य के मस्तिष्क का विकास होने लगा। प्लेस्टोसीन युग की बात करते हैं। ये एक ऐसा युग है, आप इसको एक की वर्ड के रूप में याद रखिए कि इस प्लेस्टोसीन जो काल है उसमें पूरी पृथ्वी पर बर्फ़ की चादर फैल गई। उसके बाद आता है होलोसीन। ये इसका ट्रांजिशन है, संक्रमण है। और उसके बाद आधुनिक जो युग है वो आप देख रहे हैं 10,000 वर्ष आज से जो पूर्व है उसको हम कहते हैं कि ये आधुनिक वर्ष है।
ये आधुनिक युग है। इस तरह से पृथ्वी का जो इतिहास है उसको उसको विभिन्न प्रकार के जियोलॉजिकल एज या भूवैज्ञानिक समय के अनुसार बांटा गया। हर समय की अपनी विशेषताएं रही है और उस विशेषताओं के आधार पे उस समय जो चट्टानें निर्मित हुई उनके गुणों और उनकी विशेषताओं के आधार पर और उनमें पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के फॉसिल्स जिसको जीवाश्म कहते हैं उनके आधार पर जो पृथ्वी है उसको विभिन्न महायुगों युगों और कालों में बांटा गया। सामान्य रूप से ये जो जियोलॉजिकल एज में बांटने का जो प्रयास है उसको इसमें जो साइंटिस्ट है फ्रांसीसी बफन महोदय उन्होंने कोशिश की। उसके बाद धीरे धीरे वैज्ञानिक विधियों के विकास और नई नई जानकारियों के हिसाब से पृथ्वी के इतिहास का जो पिछला 50 करोड़ जो साल है उसकी प्रामाणिक जानकारी हमारे पास उपलब्ध है। उनको विभिन्न कल्पों और महाकल्पों युग और शकों में बांटा गया। इनमें पहला है आद्य कल्प, दूसरे को कहते हैं पैलियोजोइक, अगला है मेसोजोइक, उसके बाद सीनोजोइक, उसके बाद नियोजोइक, नियोजोइक का आशय है अभी जो चल रहा है। इसको दो पार्ट में कर दिया गया, प्लेस्टोसीन और होलीसीन। और अभी जो हम लोग करंट फिनोमेना में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं। तो सामान्य रूप से ये कहा जाए कि पृथ्वी में बहुत हलचल हुई, पृथ्वी के वातावरण में काफ़ी बदलाव हुआ और इस बदलाव के कारण चट्टानों की संरचनाओं में परिवर्तन हुआ, ज्वालामुखी और भूकंपों का भी योगदान रहा और धीरे धीरे पृथ्वी स्टेबल होते होते आज के कंडीशन में आई। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना। इन सब के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। इसके अगले क्रम में हम देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ज्योग्राफी जो फिज़िकल ज्योग्राफी है वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगते जाएगा, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जल्द मिलेंगे। ओके।